किया घेराव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर से मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, जो कि मानसिक रोग से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी भी देंगे। और अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपके आसपास कोई जूझ रहा है तो आप कॉल कीजिए और डॉक्टर साहिबा से आप बात कर सकते हैं। वो आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारियां देंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निधि आपका। सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि इस वक्त जो आज का वक्त चल रहा है, इस दौर में मनोचिकित्सक की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, कितनी ज्यादा अहमियत बढ़ी हुई है इस वक्त? जी, आज का टाइम है और अभी स्पेशली हम कहें कोविड के बाद तो साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न जहाँ 38 करोड़ जो पॉपुलेशन में है, जो 10% पॉपुलेशन है, मतलब अप्रॉक्स 14 करोड़ लोग कोई ना कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें अप्रॉक्स 1 करोड़ लोगों को गंभीर मानसिक बीमारी है। तो ऐसे में जहाँ 100 में से 10 से 15 लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, तो बहुत ज़रूरी है मनोचिकित्सक का रोल। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई मानसिक परेशानी हो रही है या उनको नहीं भी पता कि उनको मानसिक परेशानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ गई है। अभी के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके केसेस। बिल्कुल। सबसे मैम ये अब जानना और समझना भी चाहेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जो अगर नज़र आते हैं तो वो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि अब ज़रूरत है हमें डॉक्टर की, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए और मेडिसिन अगर वो दे रहे हैं तो मेडिसिन लेनी चाहिए? जी, अगर हम लक्षण माने तो लक्षणों में है, पहला है डिप्रेशन के लक्षण, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है, खुशी नहीं लग रही है, नकारात्मक सोच आ रही है, मरने जैसे विचार आ रहे हैं, या फिर एंग्जाइटी के सिम्टम आ रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, धड़कन बढ़ना, नींद नहीं आना, ये सब हो रहा है, नींद की समस्या हो रही है, या फिर एक बीमारी होती है ओसीडी, जिसमें इंसान कोई भी काम बार बार करने लगता है, एक ही विचार बार बार आने लगता है। इसके अलावा अगर किसी को शक की बीमारी है, मतलब ऐसा कोई शक जो बहुत ज़्यादा है, अपने स्पाउस पे, हस्बैंड या वाइफ पे शक होने लगना, या घर वालों पे शक होने लगना, या किसी पे भी शक होना, उसका वो शक बेवजह होना, लेकिन इंसान वो शक के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही ना हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना, या फिर इसके अलावा कोई भी शारीरिक लक्षण लंबे समय से बने रहना, आपके हाथ पे दर्द होना, बदन दर्द होना, पेट गड़बड़ होना, सिर दुखना, कोई भी ऐसे लक्षण जो लंबे टाइम से बनी है लेकिन सारी जांचों में नॉर्मल आ रहा है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब कोई जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर इससे कोई भी लक्षण है, या फिर ऐसे भी पता चल सकता है, जैसे कभी कभी जब ये मानसिक बीमारी होती है तो इंसान क्या करता है, अपना काम वगैरह करना छोड़ देता है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या उनकी ग्रेड डाउन होने लगती है, मेल होते हैं वो जॉब पे रेगुलर हो जाते हैं, फीमेल भी प्रॉपरली जो काम कर रही होती हैं घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो करना छोड़ देती हैं। तो ऐसे इनमें से कोई भी वजह हो अगर आपको नज़र आती है तो ऐसे में आपको ज़रूर डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से एडवाइस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन दिनों एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोगों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जा रहा है, किसी भी बात पर वो तुरंत रिएक्ट कर दे रहे हैं, तुरंत वो गुस्सा हो जा रहे हैं। और वो गुस्सा का जो टाइमिंग है, पहले होता था कि गुस्सा आया और तुरंत खत्म हो गया, लेकिन अब उसकी टाइमिंग बढ़ गई, उसका अंतराल भी बढ़ने लगा है लोगों के बीच में। तो क्या इसको भी एक लक्षण के तौर पर देख सकते हैं? जी, जो गुस्सा आना होता है, अगर जैसे किसी की पर्सनालिटी में है कि थोड़ा सा गुस्सा आता है जिससे किसी को भी उससे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मानसिक बीमारियों में एक चीज़ होती है कि अगर आपको थोड़ा बहुत कोई चीज़ होती है लेकिन उससे आपके कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके काम में प्रॉब्लम नहीं है,
तो वो नॉर्मल लेवल पे होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आपके घर के लोग ही आपसे दूर हो रहे हैं, आपका जिसकी वजह से आपके काम में प्रॉब्लम, मतलब आपका गुस्सा आपके ऑफिस में कलीग्स के बीच है, आपके बॉस के ऊपर है, या घर में आपकी वाइफ के ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा निकल रहा है कि आप ही उससे गिल्ट फील कर रहे हैं, हर वक्त गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बाद में आपको फिर फील भी होता है। तो अगर ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे आपके काम या रिलेशनशिप में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में आप साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा कभी कभी खुद ही एग्रेशन होता है और बहुत बार कोई ना कोई बीमारी का लक्षण होता है। जैसे एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, इनमें भी चिड़चिड़ाहट आ जाती है, हर टाइम चिड़चिड़ाना, क्योंकि इंसान परेशान होता है तो वो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है। या फिर साइकोसिस जैसी बीमारियां हुई, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, तो इनमें क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, कभी कभी तोड़फोड़ भी कर देता है, कभी नॉर्मली सब पर गुस्सा करते हैं, हर बात पर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में जब भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो गुस्से को भी मेडिसिन से बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत सारे पेशेंट डे टू डे लाइफ में गुस्से को कंट्रोल करके बहुत सारा उनका लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होता है। बिल्कुल, और इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। बच्चों के चिड़चिड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या उनके साथ एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएँ? उनके जो लाइफ स्टाइल है उसमें किन एक्टिविटीज़ की एंट्री करवाई जाए? क्या किस तरीके से उनका चिड़चिड़ापन दूर हो सकता है? क्योंकि बच्चों के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा गंभीर इस वक्त मामला देखा जा रहा है। जी, बच्चों के लिए हम देखते हैं कि बच्चों का जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, स्कूल्स बंद हुए हैं, पूरे टाइम वो घर पे रहते हैं, जहाँ एक टाइप से मोनोटोनस लाइफ होती है उनकी, एक्टिविटीज़ ऑनलाइन ही सारी होती हैं, जिसमें उतना एंजॉय नहीं हो पाता, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में बच्चे जहाँ घर में रेस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं, तो उनमें चिड़चिड़ाहट, घबराहट, मतलब चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा करना थोड़ा सा कॉमन है। ऐसे में हम बच्चों के लिए करें कि उनको थोड़ा सा उनसे बैठें, उनके साथ बात करें, उनको सुनें, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और सबके लिए कुछ ना कुछ अलग चाहिए। बच्चों का परेशान होने का रीज़न भी बहुत अलग अलग होते हैं। कभी कभी उनके पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, तो कभी बच्चे मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं करते, कभी कभी बच्चों के साथ घर में खेलने के लिए कोई और नहीं होता, तो कभी बच्चों को, मतलब कुछ बच्चों को बाहर दूसरे बच्चों, अपने कलीग्स के साथ खेलने का बहुत मन करता है। तो ऐसे में हम बच्चों के साथ बैठें, समझें, पहले तो उनको समझ के कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ में वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फिर हो सके तो घर में उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी हम उनके लिए इस टाइम में अरेंज कर सकते हैं, कोशिश करें मोबाइल की एक्टिविटीज़ अरेंज नहीं करके घर में ही, या बिल्कुल पास में आपको लगता है जहाँ भी सेफ़ एरिया है, कम से कम लोग हैं, वो खेल सकते हैं, या फिर घर में आपस में उनके साथ बात करें, उनको घर की कोई एक्टिविटी बताएं, उनके लिए छोटी छोटी क्रिएटिव, जो भी हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़, पेंटिंग, स्केचिंग, जो भी है हम उनको घर में बता सकते हैं, वो करें, एक्सरसाइज करवाएं, सॉन्ग्स, डांस वगैरह सीखने के लिए बोलें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे वो बिज़ी भी रहें, क्रिएटिव भी रहें और बोर्डम ना हो उनको, और प्रॉपर टाइम उनको ज़रूर दें। बिल्कुल, प्रॉपर टाइम यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर निधि, कि यहाँ पर बड़ों की अगर बात करें कि उनके खान पान में किन चीज़ों को शामिल किया जाए ताकि थोड़ा सा जो दिमागी असंतुलन जो देखा जा रहा है वो थोड़ा संतुलित हो सके, थोड़ा बैलेंस हो सके, कोई बैलेंस डाइट कुछ इस तरीके की? जी, पहली चीज़ तो ज़रूरी होती है मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी डाइट लेना, क्योंकि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो हेल्दी डाइट से आप हेल्दी रहेंगे, फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो मेंटल हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। हाँ। है ना? तो जो एक हेल्दी डाइट होती है वो आप ज़रूर लें, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो लें। फिर सेकंड थिंग, अगर आप मेंटल ब्रेन के लिए बोलें कि आप अच्छी डाइट में क्या ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें होता है बादाम होना, अखरोट होना, हाँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें जिनमें आर्जिनिन होता है जो आगे जाके सीरोटोनिन बनाता है, तो ऐसे में उसके लिए होता है बनाना होना, टमाटर होना,
तो ये बनाना होता है। टमाटर ये आप इन्वॉल्व कर सकते हैं फूड में। जो अखरोट मैंने बताया वो है। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो भी यही काम करते हैं। इसके अलावा जो मिल्क के साथ अगर जो नॉनवेज लेते हैं तो उसमें कुछ फ़िश पर्टिकुलर होती हैं जो अपना आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड को बनाती हैं, जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप ये सभी इन्वॉल्व कर सकते हैं जो भी आप लेते हैं पर्टिकुलर। तो ये सभी लेना ज़रूरी है। और इसके अलावा मेन तो है कि हेल्दी डाइट ही लें। हेल्दी डाइट सबसे अच्छी है। बिल्कुल। यहाँ बात हो रही थी डिप्रेशन की, तो क्या हर तरह के डिप्रेशन को यहाँ पर ये माना जा सकता है कि हाँ, वो अगर डिप्रेशन में है तो मानसिक रोगी है? क्या उस कैटेगरी में रखा जा सकता है हर डिप्रेशन को, या फिर इसकी भी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है? जी, डिप्रेशन के लक्षणों में होता है कि अगर आपको डिप्रेशन के लक्षण आए, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ लक्षण होते हैं। तो अगर उन लक्षणों में अगर आपको कम से कम 14 दिन 14 डेज अगर लगातार आपको वो लक्षण रहते हैं तो आप डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। एटलीस्ट 2 वीक्स तक वो लक्षण रहते हैं। अगर 1-2 डेज आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स फील होते हैं, मूड फ्लक्चुएट होता है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कंटिन्यूस 14 डेज तक आपको ये सारे लक्षण होते हैं, जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं उनके फिक्स लक्षण हैं, तो अगर वो सारे लक्षण हैं तो ऐसे में हम उन्हें डिप्रेशन की क्राइटेरिया में रखते हैं। तो उसका डेज का क्राइटेरिया है। जी मैम, ये कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति या ये महिला बहुत ज़्यादा मानसिक रोगी, बहुत ज़्यादा उस कैटेगरी में है, मतलब मानसिक रोगी हैं और गंभीर तौर पर हैं, या फिर ये थोड़ा सा कम गंभीर है? ये कैसे अंदाज़ा लग पाएगा अगर हम शुरुआत करें घर से ही ये जानने की? तो जी, जैसे साइकेट्री में कहें अगर मेंटल इलनेसेस को लेके तो 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है न्यूरोसिस, एक होती है साइकोसिस। तो जो न्यूरोसिस वाली इलनेसेस होती हैं वो हम कहेंगे कम गंभीर बीमारियां होती हैं, लेस सीवियर इलनेसेस। न्यूरोसिस ऐसी होती है जिसमें इंसान को पता होता है कि उसको कोई बीमारी हो रही है, वो खुद परेशान होता है। जैसे डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, जहाँ इंसान उदास है, परेशान है, बेचैन है, घबराहट हो रही है, तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इनमें होता है ये थोड़ा कम गंभीर बीमारियां होती हैं। लेकिन जहाँ साइकोसिस होता है, जैसे किसी को शक करने की बीमारी है या फिर बाइपोलर है, तो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसमें वो सामने वाले को देख ही ना रहा है, घर के सामान भी तोड़ देता है, किसी को घर पे हाथ उठा देता है, पीट देता है। तो ऐसी वाली बीमारियां होती है। कभी कभी हेलुसिनेशंस होते हैं, अकेले में कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये ज़्यादा गंभीर मानी जाती हैं, इसलिए क्योंकि इन लोगों को इंसाइट नहीं होती, मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो बीमार हैं। तो ऐसे में दे डोंट वांट टू टेक मेडिसिन लेना नहीं चाहते। और अगर उनको कोई बताता भी है कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है या आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो उसको क्या लगता है कि ये घर वाले मुझे पागल साबित करना चाहते हैं, या मुझे ज़बरदस्ती पागलपन के लिए कोई दवाइयाँ देना चाहते हैं। और उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी इंसाइट ही नहीं होती, तो उसके हिसाब से वो ठीक है और घर के सभी लोग बीमार हैं, या उनको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो सब गलत हैं। तो ये ज़्यादा गंभीर बीमारियां मानी जाती हैं। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने ये बताई कि आप वो सोचते हैं कि बाकी सभी लोग बीमार हैं जो मेरे बीमारी का इलाज करवाने की बात कर रहे हैं। अब आजकल का जो यूथ है उसके अंदर भी इस तरह की बड़ी समस्या है। एक तो नींद कम आना और खाने का जो डिसबैलेंस है। आप कभी दोपहर का खाना आप खा रहे हैं, फिर आप रात का खाना नहीं खा रहे हैं, और उसके बाद आप मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये भी एक वजह है क्या कि मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है यूथ की, अगर हम बात करें तो? जी, अगर हम यूथ की बात करें तो जो आज का पैटर्न हो गया है, इरेगुलर डाइट होना और मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, और डाइट भी इरेगुलर होना, सेडेंटरी लाइफ होना, क्योंकि आप मोबाइल में रहोगे तो आप बैठे ही रहोगे, आपका जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन है, आपका जो भी वर्क है, गेमिंग है, वो भी सब ऑनलाइन है। तो कहीं ना कहीं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोबाइल का ओवर यूज़, मोबाइल एडिक्शन,
आपका इरेगुलर डाइट, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होना, एक्सरसाइज वगैरह का कोई रोल नहीं होना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चूज़ कर रहे हैं। आपका हर चीज़, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो सब चीज़ें हो गई हैं, आधुनिक मॉडर्न हो गई हैं, तो हाँ हर चीज़ में जितना ज़्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान कर रही हैं, और स्पेशली यूथ के लिए मोबाइल यूज़ इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। और ये वार्निंग है अभी सभी के लिए कि जितना जल्दी हो सके, स्पेशली यूथ जिनका मेन टाइम करियर का होता है, ऐसे में उनके लिए जो टाइम ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उनके लिए मनी टाइम है। तो ऐसे में उनका जो टाइम आपका मोबाइल ले लेता है, तो उनको मोबाइल से बचना चाहिए। मोबाइल एडिक्शन से, गेमिंग एडिक्शन से, सोशल मीडिया एडिक्शन से, पॉर्न एडिक्शन से, सभी टाइप की जो एडिक्शन है उन सभी से बचना चाहिए, और अपना टाइम अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, ये यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज डॉक्टर निधि जैन की ओर से है, क्योंकि जो आजकल का यूथ है, कोई भी यूथ कहीं भी अगर टॉप करता है या पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, तो जब उससे इंटरव्यू हम लोग कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले यही जवाब देता है कि मैंने मोबाइल से इतने महीने तक दूरी बनाई हुई थी। मैंने मोबाइल को जब यूज़ किया है तो उसको सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें आजकल के इंटरव्यूज़ में भी आती हैं। तो मोबाइल एक अहम हिस्सा भी है, मोबाइल से बचा भी नहीं जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि उससे हम बच भी नहीं सकते हैं आज के दौर में। अब छोटे बच्चे नहीं बच सकते हैं, आज ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी उसी मोबाइल से। जी, जहाँ मोबाइल इतना यूज़फुल है, जिसने दुनिया बदल दी है, वहीं इसका ओवर यूज़ बहुत बेकार है। और प्रॉब्लम क्या है मोबाइल के साथ, मोबाइल में जहाँ इन्फॉर्मेशन है, दूसरी साइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो रही है, जो नहीं भी चाहिए वो भी मिल रहा है। तो ऐसे में जहाँ जो इन्फॉर्मेशन नहीं भी चल रहा है वो भी मिल रहा है, और उसमें जो स्क्रॉल करते हैं तो वही आता है जो यू वांट टू सी। तो ऐसे में क्या होता है कि मोबाइल पे भी जो स्टडीज़ हुई हैं वो एडिक्शन का फॉर्म करता है, एडिक्शन का रूप ले लेता है, मोबाइल से भी एडिक्शन होता है। तो ऐसे में सही यूज़ के लिए एक ही चीज़ है, सेल्फ कंट्रोल। पहली चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कि बहुत सारे टीनेजर्स है, दे डोंट नो कि मोबाइल भी एडिक्शन का रूप ले सकता है, मोबाइल से भी नुकसान है, उनको सिर्फ मोबाइल प्रोडक्टिव लगता है। तो ऐसे में पहले उनको, उनके पेरेंट्स, उनको कहीं से भी ये जानकारी दी जाए कि मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल की लत लग सकती है, मोबाइल बहुत नुकसान कर सकता है। पहले उनको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि नुकसान कर सकता है तो आप डेफिनेटली उसको फ्री होकर यूज़ करते हैं। तो पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए, नुकसान पता होना चाहिए, रेडिएशन से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं वो होना चाहिए। फिर इसके बाद उनको खुद पर सेल्फ कंट्रोल करके, या उनके पेरेंट्स को उन पर कंट्रोल करके, उनका टाइम लिमिट होना चाहिए। मोबाइल यूज़ करके, मोबाइल की लिमिटेशन के लिए, उसका सही यूज़ के लिए एक ही रूल है कि आप उसके टाइम को देखना से स्टार्ट करें कि आप कितने टाइम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू यूज़ इट फॉर 30 मिनट्स, तो आप अलार्म लगा के पेरेंट्स को बोलिए सिर्फ 30 मिनट्स ही यूज़ कीजिए, और 30 मिनट्स में जैसे आपका अलार्म बजता है आप मोबाइल को रख दीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनके पेरेंट्स लेते हैं तो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके टाइम लिमिट को रखें, क्योंकि कंटेंट आपको नहीं पता, आपका अनलिमिटेड मिलेगा, तो कंटेंट से लेके आप चूज़ नहीं कीजिए, आप सिर्फ टाइम से चूज़ कीजिए, तो अपने आप उसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, कंटेंट तो रुक ही नहीं सकता, आप स्क्रॉल करते जाइए, कंटेंट पे कंटेंट आता जाएगा। एक चीज़ और आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो यूथ भी है आजकल का, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है। उसको कोई चीज़ मना करो तो उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो जो एग्रेशन है यूथ का, क्या एग्रेशन के बाद जो अगला पड़ाव है, अगली स्टेज है, क्या वो मानसिक रोग की ओर है अगला कदम? जी, जैसे यूथ का आप जो एग्रेशन बता रहे हैं, एग्रेशन का अलग अलग कैटेगरी होती है, हम एकदम से मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर एग्रेशन इस लेवल पे है, जी, अगर एग्रेशन इस लेवल पे है जिससे कोई भी प्रॉब्लम घर वालों को नहीं जा रही है, मतलब बहुत कम लेवल का है,
मीन्स हल्का सा इंसान कभी चिड़चिड़ा होता है तो कभी बहुत अच्छे से बात करता है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन चिड़चिड़ा भी इतना कि हल्का सा कुछ पता नहीं चले। तो मेंटल इलनेसेस में या इसके भी एग्रेशन में कहें तो एक ही चीज़ होती है, अगर इस लेवल पे एग्रेशन है जिससे ना उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ना उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, ना उसकी स्टडी में प्रॉब्लम जा रही है, ना उसके फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, और ना उसको खुद को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई गिल्ट आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल से लेवल पे हल्का सा, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इतना लेवल पे है कि उसके घर वाले उससे परेशान है, उसके दोस्त उसके साथ नहीं रहना चाहते, उसको खुद पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको खुद गुस्सा आ रहा है कि यार मैं इतना गिल्ट फील करता हूँ, इतना एग्रेशन के बाद मैं अपनी मदर को ऐसा बोल देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे दोस्त भी सारे मुझसे दूर हो जाते हैं, या फिर मेरा जहाँ टीचर है मैं टीचर को कुछ भी बोल देता हूँ, मतलब मैं अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते भी हैं, तो ऐसे में हम उन्हें मेडिसिन दे के भी उनके एग्रेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका डिपेंड करता है कि कभी कभी वो एग्रेशन में भी किसी मेंटलनेस की साइड जा रहा हो, और कभी कभी सिर्फ वो एग्रेशन हो जो उसकी जो करंट की सिचुएशन के बेसिस पे हो। तो ऐसे में पहला काम सिर्फ पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज होगा कि सबसे पहले उस बच्चे से जब वो अच्छे मूड में हो उससे बैठ के बात करें कि व्हाट इज़ द मैटर, बेटा तुम क्यों परेशान हो। पेरेंट्स ये ना देखें कि मैं परेशान हूँ, ये पूछे कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि अगर वो गुस्सा कर रहा है तो अगर वो मेंटल इलनेस है, अगर हम उसको छोड़ भी दें, मेंटल इलनेस स्टार्टिंग हो रही हो तो मेडिसिन ही होगी, लेकिन वैसे भी अगर वो उसका बिहेवियर प्रॉब्लम है जिससे वो उससे परेशान है, तो उससे बैठ के सिर्फ बात करें, उससे कन्वर्सेशन करें जिसमें लिसनिंग करें विदाउट जजमेंट किए, जजमेंटल ना हो, और सिर्फ सुने वो आखिर क्या बोलना चाहता है, वो क्यों परेशान है, और अगर उसकी प्रॉब्लम के रीज़न को समझ ही ले, उससे बात करके मे बी पेरेंट्स से उसको सॉल्व कर दें। और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट से साइकेट्रिस्ट से विजिट कर सकते हैं, कुछ भी करें, कैसे भी अगर उसकी प्रॉब्लम को समझ के अगर वही सॉल्व कर देते हैं तो हो सकता उसका बहुत कुछ एग्रेशन लेवल कंट्रोल हो जाए। क्योंकि बहुत बार मेरे पास भी बच्चे आते हैं, बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीज़न से वो इतने एग्रेसिव होते हैं। तो पहला तो यही कदम उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन यू कैन विजिट टू साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो, एक चीज़ ये तो बात हो गई यूथ की, बच्चों की, लेकिन अगर हम बात बड़ों की करें और हमें ये लग रहा हो, पूरी फैमिली को लग रहा हो कि ये जो शख्स है ये मानसिक रोगी हो चुका है लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं है, तो घर पर ही हम उसकी कैसी केयर कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर के यहाँ जब तक नहीं जा पा रहे हैं, विजिट हम नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो घर पर हम किस तरीके से उसे समझा बुझा सकते हैं, घर पर कैसे केयर कर सकते हैं? देखिए, अगर मानसिक बीमारी मतलब सीवियर नहीं है, गंभीर नहीं है, तो हम उसके घर पे केयर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी बीमारी गंभीर है, तो ऐसे में अगर बीमारी गंभीर है, गंभीर का मतलब अगर उसको उस बीमारी की वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है, अगर इंसान सुसाइडल है, सुसाइडल टेंडेंसी है, या फिर वो घर वालों पे एग्रेसिव है, घर वालों को मार भी सकता है, उनको कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो एक्यूट साइकोसिस में है, जो खुद से ही बातें कर रहा हो, जो कानों में आवाज़ आ रही है उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, ऐसे में अगर वो बहुत सीवियर कंडीशन में है, तो ऐसे में उसका मैनेजमेंट घर पर तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए दो चीज़ हो सकती है, या फिर अगर आपको लगता है कि बहुत बार जो बहुत कॉमनली पेशेंट के गार्जियन करते हैं और उसको मतलब फ़ायदा भी होता है, वो होता है कि पेशेंट को बहुत बार वो नहीं भी बताते कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, और पेशेंट को लेके आ जाते हैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट, पेशेंट को एग्जैक्ट नहीं बता के कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप उनको बता देते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी या कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और बहुत बार पेशेंट आने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो आने के लिए रेडी होते नहीं है कि अगर उनको बोलते हैं कि दिमाग के इलाज के लिए जा रहे हैं, तो उनके हिसाब से कि उनका दिमाग तो ठीक ही है, प्रॉब्लम तो आप सभी में है, उनको शक भी रहता है, तो किसी और रीज़न से लाते हैं, या फिर आप उनको कोई मेंटल हॉस्पिटल में अगर ले जा सकते हैं तो उनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, जहां आप खुद से उनको ले जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डॉक्टर से कभी कभी खुद भी बात करके उनके लिए सजेशन ले सकते हो उनकी बीमारियों के लक्षण के हिसाब से। घर पे आप कैसे मैनेज करें, घर पे आप जब तक हैं सिर्फ एक ही चीज़ से मैनेज कर सकते हैं कि उनको अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आप जितना आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उनके एग्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आर्ग्यूमेंट ना करें, जो वो बोल रहे हैं थोड़ा चुपचाप से सुनते रहें, क्योंकि उनको तो मूड प्रॉब्लम या साइकोसिस है ही, तो ऐसे में उनके अकॉर्डिंग थोड़ा काम करें ताकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो पाए
और घर वाले उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रहें। उनके रूम में ऐसे कोई भी शार्प चीज़ ना रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी को भी इंजरी हो सकती है। कभी कभी वो फेंक के मार सकते हैं कोई चीज़, तो ऐसी चीज़ें ना रखें और उनको सुपरविजन में रखें। कभी भी उनको ऊपर के आपने टेरेस पे अकेले रूम में छोड़ दिया, ऐसा ना करें। उनको सुपरविजन में रखें, टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर करते रहें, डे एंड नाइट में, हर टाइम। यही आप घर पर कर सकते हैं। बिल्कुल मॉनिटर करते रहें, अकेला ना छोड़ें। आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि ये अपना कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत से दर्शकों के जहन में बहुत से सवाल रहे होंगे और उन सवालों के तमाम जवाब हमारे शो सेहतनामा से उनको आज मिल गए होंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।